चौथी, ओके। चलिए सर जी आगाज़ करें। और कल के लेक्चर में कोई सवाल है किसी का तो प्लीज़ बताइए। कंपनी की जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होती है उसमें कौन कौन शामिल होता है, पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ कि दिस इज़ लेक्चर नंबर 4। कंपनी की कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में ना डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। होता यूँ है कि ये कॉर्पोरेट लॉ की सारी बातें हैं, जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह पढ़ लेंगे कि जब भी कोई कंपनी बनती है ना तो उसके ना कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर्स होल्ड किए होते हैं। वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। 5 लोग हैं, वो पाँचों शेयर होल्डर्स भी होंगे और डायरेक्टर्स भी होंगे। इनिशियली लॉ में लिखा हुआ है कि जो लोग शेयर होल्डर्स होते हैं ना वही डायरेक्टर्स होते हैं। बाद में वो शेयर होल्डर्स अगर चाहें तो वो डायरेक्टर्स किसी और को बना सकते हैं। अब डायरेक्टर कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि कंपनी का निज़ाम चला रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये एक रिसेंट कॉलेज है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, इसमें हो सकता है 4 लोग हों जो इसके मालिक हों, लेकिन उन्होंने हो सकता है कि वो यहाँ पे अवेलेबल ही ना होते हो, उन्होंने आगे डायरेक्टर किसी और को बनाया हो, वाइस प्रिंसिपल साहब को बनाया हो, 5-6 टीचर्स को बनाया हो कि सर जी आप हमारे लिए डायरेक्टर्स हैं, आप हमारे लिए कॉलेज चलाएं। मालिकान वही हैं शेयर होल्डर्स, लेकिन डायरेक्टर्स कौन है? जो कि कंपनी को एक डायरेक्शन दे रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं सबको कि ये करो ये करो। असल में कंट्रोल, वोटिंग पावर, फैसलों का जो इख्तियार होता है वो शेयर होल्डर्स के पास तो होता ही होता है, वो आगे डायरेक्टर्स को ये इख्तियार डेलीगेट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे कि अवाम को इख्तियार है, लेकिन आप अपने वोट दे के जो आपके इलाके का नुमाइंदा होता है ना, एमएनए, उसको ये इख्तियार ट्रांसफर कर देते हैं कि तुम हमारे बिहाफ पे जाके पार्लियामेंट में डिसीजन लो। तो वो एक किस्म का डायरेक्टर हो गया, शेयर होल्डर हम ही हैं, डायरेक्टर वो हो गया। तो कंपनी में शेयर होल्डर्स भी होते हैं और डायरेक्टर्स भी होते हैं, दोनों के पास इख्तियार होता है कि वो कंपनी के मामला चला सकें। अब जरूरी तो शेयर होल्डर डायरेक्टर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, इसी तरह डायरेक्टर शेयर होल्डर हो सकता, भी नहीं भी हो सकता, दोनों बातें पॉसिबल है, ठीक है। और कोई सवाल? सब अच्छा है? और कोई सवाल कल के लेक्चर में से? चलिए जी आगे चलते हैं। ये एक छोटी सी डेफिनेशन सेक्शन 81 की यहां पर पड़ी हुई है रेजिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर, इसको जरा देख लेते हैं। अ पर्सन शेल बी अ रेजिडेंट पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर। एक शख्स जो है वो रेजिडेंट पर्सन होगा एक टैक्स ईयर में इफ द पर्सन इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट कंपनी और रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर द ईयर। भाई साहब कहते हैं कि एक शख्स जो है वो रेजिडेंट पर्सन होगा अगर वो रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा, अगर वो रेजिडेंट कंपनी होगी, अगर वो रेजिडेंट एओपी होगी। देखिए मैंने आपको बताया था पर्संस में 3 लोग आते हैं, इंडिविजुअल आ जाता है, एओपी आ जाती है और कंपनी आ जाती है, ठीक है, 3 लोग आ जाते हैं। अब यहां पे तीनों को कलेक्टिवली कहना हो तो पर्सन कहेंगे हम, ऐसे ही है ना, तीनों को कलेक्टिव, तो तीनों को कलेक्टिवली हम पर्सन कह देंगे, बस ये बात हो रही है यहाँ पर। तो बात वही है, आप चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हैं तो इंसान ही। तो यही बात है, चाहे आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, चाहे आप रेजिडेंट कंपनी हो, चाहे आप रेजिडेंट एओपी हो, हैं तो आप रेजिडेंट पर्सन ही। ये इस डेफिनेशन का मतलब है। फेडरल गवर्नमेंट, ये वही कल वाली बात, जबरदस्ती का इसको रेजिडेंट पर्सन बनाया हुआ है। तो ठीक है, बनाया हुआ तो बनाया हुआ है, फिर क्या कर सकते हैं। अगली लाइन से इंशाल्लाह आप कुछ नहीं सीखेंगे। अ पर्सन शेल बी अ नॉन रेजिडेंट पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर इफ द पर्सन इज नॉट अ रेजिडेंट पर्सन फॉर दैट ईयर। ठीक है, अगर आप रेजिडेंट नहीं है ना तो आप रेजिडेंट नहीं है, यही मतलब बन रहा है ना। अगर आप रेजिडेंट नहीं है तो रेजिडेंट नहीं है। तो ठीक है, अगर आप जिंदा नहीं है तो आप मरे हुए हैं, ठीक है जी। कोई सवाल? ऑल ओके, ऑल गुड। चल, कंपनी 2 मुल्कों में, कंपनी पूरी दुनिया में रेजिडेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इंडिविजुअल, देखें बात बताऊं कि मेरे भाई, मुझे दूसरे मुल्कों के ना रेजिडेंट होने का कानून नहीं पता, इसलिए मैं आपको इस सवाल का जवाब दे नहीं सकता। मुझे सिर्फ पाकिस्तान का कानून पता। देखें, हो सकता है बांग्लादेश में सूलो कोई एक दिन बांग्लादेश में रह लेगा, वो रेजिडेंट है। इंडिया में सूलो कोई 2 दिन इंडिया में रह लेगा, वो रेजिडेंट है। श्रीलंका में सूलो 5 दिन रहेगा, रेजिडेंट है। अब आप 184 दिन पाकिस्तान में गुजारे, 5 दिन श्रीलंका में गुजारे, 2 इंडिया में गुजारे, आप 4 मुल्कों में रेजिडेंट हो गए जी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। उस मुल्क का कानून देखना पड़ेगा ना, उस मुल्क का कानून कहता क्या है। ठीक है सर,
ओके, ठीक है जी, ये भी हो गया। चलें अब काम की बात करते हैं और टैक्स ईयर पे आते हैं। टैक्स ईयर के बारे में गुफ्तगू आपसे हो चुकी हुई है, लेकिन वो बड़ी ही एक सादी सी गुफ्तगू हुई है, कोई डिटेल गुफ्तगू तो हुई नहीं है। तो आइए जरा थोड़ी सी कहानी बना लेते हैं और फिर टैक्स ईयर पढ़ लेते हैं। यकम जुलाई से 30 जून, यही बताया था टैक्स ईयर यही होता है। आसानी के लिए मैं यहां पे ना साल डाल देता हूं, यकम जुलाई 2023, 30 जून 2024, ताकि एग्जाम्पल जरा आसान हो जाए। अच्छा जी, एक कंपनी है, लेट्स अज्यूम उस कंपनी का नाम है होंडा। होंडा पाकिस्तान में एक कंपनी है, पर्सन है, और कल हमने देख लिया था कि अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में किसी कानून के तहत इनकॉर्पोरेट हो ना, तो वो रेजिडेंट कंपनी बन जाती है। अब इसका टैक्स ईयर है यकम जुलाई से लेकर 30 जून तक, ठीक हो गया। इस कंपनी की ना एक पेरेंट कंपनी है जापान में, होंडा जापान। अब जब इस तरह होता है ना कि कोई कंपनी पूरी दुनिया में मौजूद होती है, तो हर साल के आखिर में ना वो जो पेरेंट कंपनी होती है ना, वो पूरी दुनिया की होंडा से कहेगी कि भाई अपना अपना डाटा उठा के मुझे दो, मैंने पूरे साल का तमाम होंडाज का डाटा इकट्ठा करना है, देखना है पूरी दुनिया में कितनी सेल हुई, पूरी दुनिया में कितने खर्चे हुए और पूरी दुनिया में प्रॉफिट कितना हुआ। जाहिर बात है सर, अगर आप कारोबार शुरू करें, लाहौर में ब्रांच ओपन करें, कल को अल्लाह आपका कारोबार बढ़ाया तो आप कराची में भी ओपन करेंगे, आप इस्लामाबाद में भी ओपन करेंगे, आप लाहौर में 6 ब्रांचें ओपन कर लेंगे, तो क्या साल के आखिर में देखना नहीं चाहेंगे कि भाई टोटल प्रॉफिट कितना है? अलग अलग तो चले पता लग ही रहा है, टोटल कितना है बिल्कुल पता करेंगे। फिर आप दुनिया में एक्सपैंड हो जाते हैं, 50 मुल्कों में आपका कारोबार है, क्या टोटल करके देखना नहीं चाहेंगे कि पूरी दुनिया में मेरा कितना प्रॉफिट है? तो सर होंडा जापान जो कि पेरेंट कंपनी है, वो पूरी दुनिया की होंडाज जहां जहां मौजूद हैं उनका डाटा मंगवाएंगे, और डाटा मंगवा के वो इकट्ठा करके टोटल करके देखेंगे पूरी दुनिया में सेल कितनी हुई, पूरी दुनिया में खर्चे कितने हुए, पूरी दुनिया में प्रॉफिट कितना हुआ। जायज रिक्वायरमेंट है होंडा जापान की। अच्छा सर, होंडा जापान जब पाकिस्तानी होंडा से डाटा मंगवाएगा, साल का मंगवाएगा, मर्जी का साल का डाटा भेज दें, मैं साल का ही चाहिए ना, मेरी मर्जी, मैं जुलाई से भेजूं, मैं जनवरी से दिसंबर भेजूं, मैं मार्च से फरवरी भेजूं, होंडा पाकिस्तान की मर्जी है कि नहीं मर्जी? टैक्स ईयर का भेजें। आप कह रहे हैं कि होंडा पाकिस्तान को जुलाई से जून का डाटा ही भेजना चाहिए, ऐसे ही है, सब इस बात में मुत्तफिक हैं। चले मैं सवाल को थोड़ा और मुश्किल बनाता हूं। होंडा जापान, जापान में भी तो टैक्स है ना, वहां पे भी टैक्स ईयर होगा, वहां पे उनका टैक्स ईयर चल रहा है अप्रैल से मार्च, यानी होंडा जापान का टैक्स ईयर है यकम अप्रैल से 31। अब मुझे बताइए, अब वो होंडा पाकिस्तान से कौन से साल का डाटा मांगेगा? जो उनका टैक्स ईयर है। क्यों? वजह, वजह मर्जी है, 12 महीने चाहिए कोई भी उठा ले, क्यों अप्रैल टू मार्च ही क्यों चाहिए? सर कंपैरिजन या सम हमेशा लाइक वर्सेस लाइक होता है। अब मिसाल अजीब सी है लेकिन समझने में आसानी होगी। आप लोग थे माशाल्लाह चौथी क्लास में, और आपकी फुप्पो का बेटा या बेटी थी मैट्रिक में, फुप्पो के बेटे बेटी के मैट्रिक में नंबर आए 78%, और आप थे तीसरी क्लास में, आपने अन्नी मचा के ले लिए 96%। और अब वो फिर आपको पता ही है, अम्मी ने फुप्पो को कॉल की, हाँ भाई कितने नंबर आए हैं आपके बच्चे के? 78%, हमारे के तो 96% आए हैं, हमारे के तो, हम तो 95 से नीचे बात नहीं करते, हम तो बल्कि 95 से नीचे वालों से भी बात नहीं करते। तो आगे से पुप्पो ने एक जवाब दिया, कोई बात नहीं, अभी तीसरी में है, जरा मैट्रिक में आने दो फिर देख लेंगे। क्यों कहा पुप्पो ने ऐसे? सर कंपैरिजन बनता ही नहीं है। कंपैरिजन होता है हमेशा लाइक वर्सेस लाइक का। मैट्रिक का कंपैरिजन मैट्रिक से होना चाहिए, तीसरी से नहीं होना चाहिए, पहली से नहीं होना चाहिए, पांचवी से नहीं होना चाहिए। कुछ बात समझ आई? एक और मिसाल देता हूं, ये इनके लिए है, ये जरा थोड़ी सी खवातीन वाली साइड। ये क्या मिसाल हो सकती है? सर मैं देखता हूं एक ऑल्टो वाला वीगो डाले के साथ रेस लगा रहा होता है। सर कोई इंसानियत बची है दुनिया में? ये कोई कंपैरिजन है? वो 660 सीसी, वो भाई साहब 2400-2700 सीसी, कहां कंपैरिजन है भाई? कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। कंपैरिजन है जब दोनों गाड़ियों की पावर सेम हो। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पे भी कंपैरिजन होना चाहिए। अगर वो अप्रैल से मार्च की सेल ले रहा है,
तो होंडा पाकिस्तान की सेल भी अप्रैल से मार्च की होनी चाहिए। ये क्या बात हुई, उसकी सेल है अप्रैल से मार्च की, इसकी सेल है जी जुलाई से जून की। ये कोई लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन नहीं है। तो होंडा जापान जो है ना, वो होंडा पाकिस्तान से कहेगा कि सर जी डाटा आप भिजवाएं साल का, लेकिन अप्रैल से मार्च का चाहिए, जुलाई से जून का नहीं चाहिए। अब होंडा पाकिस्तान उसको कहेगा नहीं भेजते, है ही नहीं, जुलाई से जून का है। कह सकता है ये? कभी भी नहीं कह सकता। 1 मिनट लगाएगा और होंडा जापान कहेगा चलो फारग हो, मेरा नाम वापस करो, मैं किसी और बंदे को अपना एजेंट या डीलर पाकिस्तान में बना लेता हूं जो कि डाटा मेरे मुताबिक भेजेगा। तो ना का तो सवाल ही नहीं है। हर रिक्वेस्ट हो सकती है कि सर देखें हमने ना 1 साल की क्लोजिंग की हुई है, जुलाई से लेके जून तक की, आप जरा एडजस्ट कर लें अपने आप को। वो कहेगा पूरी दुनिया अप्रैल से मार्च चल रही है, वो तेरे अकेले के लिए मैं पूरी दुनिया को कहूं कि चेंज हो जाए? तू चेंज होगा, तू चेंज होगा। ठीक है, तो मेरे भाई होंडा को एक और दफा मेहनत करनी पड़ेगी। एक मेहनत तो जुलाई से जून के लिए हो रही है ना, एक मेहनत करनी पड़ेगी अप्रैल से लेके मार्च तक के लिए। ठीक है जी, अप्रैल से लेके मार्च तक के लिए। अच्छा, आप कह रहे होंगे इसमें कौन सी मेहनत है? सर जी आपकी सोच है, क्लोजिंग करना आसान काम नहीं है। आपने अक्सर ये बात अपने रिश्तेदारों में या अपने दोस्तों यारों में सुनी होगी, जब महीना खत्म होता है ना तो ऑफिस से ना वो लेट आते हैं घर। कभी आपने ये गौर किया होगा? और अगर आप उससे पूछे ना कि लेट क्यों आए, वो कहता है सर क्लोजिंग चल रही थी। ये क्लोजिंग क्या होती है? ये क्लोजिंग यही होती है, वो महीने की क्लोजिंग होती है। मैं आपसे साल की क्लोजिंग की बात कर रहा हूं। तो अगर महीने की क्लोजिंग में 8-10 दिन लग जाते हैं, लेट आता है बंदा, तो साल की क्लोजिंग में करे ना जरा, हर महीने के 8 दिन, तो 12 महीने के 12 इंटू 8, 2। सर 2 महीने लग हैं। अब आप कहेंगे इसमें ऐसा क्या काम होता है, अकाउंटिंग तो साथ साथ हो रही होती है। सर 50,000 चीजें होती हैं, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे समझ आती जाएगी। क्लोजिंग में बड़ा कुछ होता है। साल क्लोज करना आसान काम नहीं है, इट टेक्स 2 मंथ्स। अब होंडा पाकिस्तान बैठा ये सोच रहा है कि यार 2-2.5 महीने लगेंगे क्लोजिंग करने में, मैं पहले जुलाई से जून क्लोज करूं, बल्कि चलो जरा दूसरे तरीके से आते हैं, मैं अप्रैल से मार्च क्लोज करूं होंडा जापान के लिए। अब मार्च क्लोज जब करूंगा तो अप्रैल, मई और जून का आधा महीना लग जाएगा, तो मेरा अप्रैल मार्च तक का डाटा क्लोज हो जाएगा। अभी जैसे ही मैं कुछ काम करने का सोचूंगा तो 30 जून आ जाएगी, मुझे फिर पाकिस्तान के टैक्स ईयर के लिए डाटा क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स तो जुलाई टू जून लगना है। इन लोगों को तो जुलाई से जून सेल चाहिए। ऐसी है ना, ये तो नहीं मानेंगे कि भाई अप्रैल से मार्च वो तुम्हारा अपना काम है, हम क्या करें, हमें तो जुलाई से जून डाटा चाहिए। अब भी जून की क्लोजिंग, उस पर 2 महीने। कहते हैं यार ये साल के 5-6 महीने हम क्लोजिंग ही करते रहते हैं, तो काम हमने किस टाइम कर रहा है? प्रॉब्लम है ना। इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है इस सेक्शन के अंदर कि जब आपका टैक्स ईयर हो जुलाई से जून, लेकिन आपको किसी जेन्युइन वजह की वजह से इसमें अमेंडमेंट करनी पड़े, तो क्या आप पाकिस्तानी एफबीआर को यह रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मेरा टैक्स ईयर ही चेंज कर दो यार, मेरे से देखो तुम्हें टैक्स चाहिए ना, टैक्स चाहिए, जुलाई से जून का ना लो, अप्रैल से मार्च का कर लो, 12 महीने तो फिर भी पूरे हो जाएंगे। तुम्हें टैक्स चाहिए ना, टैक्स मिल, मैं कौन सी सेल छुपा रहा हूं, मैं कौन सा टैक्स देने से इनकार कर रहा हूं? सर आप जुलाई से जून की बजाय आप मेरा साल अप्रैल से मार्च कर दें, एक ही दफा क्लोजिंग करूंगा आपके लिए भी और जापान के लिए भी, 2 महीने में दोनों काम हो जाएंगे, वरना मैं 6-6 महीने फंसा रहूंगा। 2-3 महीने लगा के इनकी क्लोजिंग करो, 2-3 महीने लगा के इनकी क्लोजिंग करो, 6 महीने तो ऐसे निकल जाते हैं। कोई लॉजिक समझ आ रही है? तो सर यहां पे होंडा जो है वो रिक्वेस्ट करता है पाकिस्तान की एफबीआर से कि सर वो तो मान नहीं रहे जापान वाले, आप ही सुन लें, आप ही जरा मेरी टैक्स ईयर को अमेंड कर दें। तो क्या लॉ में टैक्स ईयर अमेंड करने की गुंजाइश है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल गुंजाइश है। ये पूरा सेक्शन यही बताएगा कि अगर आपने टैक्स ईयर अमेंड करना हो तो क्या वो हो सकता है कि नहीं, और अगर हो सकता है तो उसका तरीकेकार क्या है। ओके, मैं कुछ पहले आपको बता दूंगा, ये मेरे ख्याल में जून 24 के बाद अप्रैल 25 आएगा ना, और ये 26 ये बनेगा। आपके सामने ना 3 हिस्से बन गए, ठीक है। ये जो हिस्सा है ना ये वाला, इस हिस्से की ना 2 खसूसियात हैं। क्या ये 12 महीने का दौरानिया है कि नहीं? ओके, 12 मंथ्स
और दूसरी खसूसियत इसकी ये है कि ये 30 जून पे एंड हो रहा है, ये साल 30 जून पे एंड हो रहा है। इस 12 महीने की खसूसियत ये है, मानते हैं इस चीज को? ओके, इधर आए। इसमें भी दो खसूसियात हैं, एक तो ये भी 12 महीने का है, मानते हैं, और दूसरी खसूसियत क्या है? एंड्स ऑन एनी डेट अदर देन, सर ये 30 जून के अलावा किसी भी तारीख पे खत्म हो सकता है। देखिए दो ही ऑप्शंस हैं, या तो अपना साल जुलाई टू जून कर लें, या तो हम जुलाई से 30 जून, जो कि एक मैंने आपको रूटीन में एक बात बताई थी, जो बंदा 30 जून से हिल गया वो यकम अप्रैल से 31 मार्च भी हो सकता है, वो यकम मई से 30 अप्रैल भी हो सकता है, वो यकम सितंबर से 31 अगस्त भी हो सकता है, और सर जरूरी नहीं कि यकम से 30 वाली बात हो, ये भी हो सकता है 16 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक, ये भी तो हो सकता है। साल साल ही है ना, कोई भी कर लो। वो 21 अक्टूबर से लेके अगले साल की 20 अक्टूबर तक भी हो सकता है। तो दिन तो कभी भी खत्म हो सकता है, बस 30 जून पे नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 30 जून पे साल खत्म हो गया ना तो आप वहां जाके गिर जाएंगे। कुछ बात समझ आ रही है? तो अगर आपका साल 30 जून के अलावा किसी भी तारीख पे खत्म हो रहा है, जो कि 364 दिन में से कोई भी दिन हो सकता है, 365 वाला तो 30 जून हो गया ना, तो 364 दिन में से कोई भी दिन हो सकता है, तो इसका मतलब है आप रूटीन से हट गए। रूटीन कहती है 30 जून, लेकिन अगर आपने कहा ना नहीं सर मुझे 30 जून पे साल खत्म नहीं करना, मुझे 29 जून पे करना, मुझे 28 जून पे करना, मुझे 27 जून पे करना है, मुझे यकम जुलाई पे करना है, मुझे दो, आप रूटीन से हट गए और आप वहां से उठ के अगले वाले हिस्से में आके गिर गए। इसलिए मैंने लिखवाया एंड्स ऑन एनी डेट अदर देन 30 जून। बात समझ आई? ओके। अच्छा, ये जो बीच में बेचारा एक लवारसों की तरह पड़ा हुआ है, इसकी एक ही खसूसियत है, ये हमेशा 12 महीने से कम होगा, लेस देन 12 मंथ्स। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई सवाल इसमें, कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई सवाल इसमें? जी जी, लेस देन 12 मंथ। जब आप एक साल से दूसरे साल पे शिफ्ट हो रहे हैं तो बीच में एक ट्रांजिशन फेज आएगा कि नहीं आएगा? ये वो है, ये वो है। और ये कभी भी 12 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, ये 12 महीने से एक दिन, ये पूरे 12 महीने भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप 30 जून से पूरे 12 महीने लेंगे ना, वो तो अगला 30 जून बन जाएगा। 29 जून हो सकता है, क्योंकि अगर 29 जून होगा ना तो एक दिन का फर्क फिर भी पड़ जाएगा, ये 11 महीने और 29 दिन का ही होगा। आप कोई भी दिन लगाएं, ये 12 महीने से कम ही होगा। ओके? जी हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी इस पे आगे चलते हैं तो बात करते हैं, थोड़ा सा मुझे जरा आगे चलने दें तो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं कि गवर्नमेंट के लिए इसमें क्या मुश्किलात है। ये 3 बातें समझ आ गई? सर आपकी किताब में ना इस वाले हिस्से को कहा गया है, सर ये नजर आ रहा है कैमरे में कि नहीं? इस वाले हिस्से को कहा जाएगा नॉर्मल टैक्स ईयर, इस वाले हिस्से को कहा गया है रोगनी टैक्स, सॉरी स्पेशल टैक्स ईयर, और इस वाले को कहा गया है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। तो इसका मतलब है कि पहले दिन जो मैंने आपको एक लॉलीपॉप दिया था जुलाई से जून वाला, वो नॉर्मल टैक्स ईयर वाला था, लेकिन जिंदगी में स्पेशल भी होंगे, जिंदगी में ट्रांजिशनल भी होंगे, और एक और टैक्स ईयर है, उसका जिक्र चैप्टर 15 में करेंगे। तो टोटल 4 टैक्स ईयर्स आपके जिंदगियों में मौजूद हैं, ठीक है? बाकी भयानक ईयर तो सारे ही होते हैं, वो तो जिंदगी में चल ही रहे, हर ईयर ही भयानक है। डॉक्टर हो कि इंजीनियर हो आप सारे? इंजीनियर थे, और डॉक्टर कौन कौन है क्लास में? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या, तो क्यों नहीं बने डॉक्टर आप, क्या वजह बनी? मेरिट नहीं बना। कितने नंबर बताने वाले हैं? ये बताने वाले नहीं है यार 1051, वो कितना बना था आपका, वो परसेंटेज होती है डॉक्टरी की?
क्यों? 1051 पे पता था नहीं होना। यार मुझे तो फिर चले जाना चाहिए यहां से। 1100 में से 1051, तो ये भी नंबर, मतलब मेरे जैसे तो 2 का पास हो जाते हैं इतने में। 550 के 2 करें तो पास हो जाते हैं, है क्या नहीं? अच्छा, एमडी कैट दिया ही नहीं। तो और भी कोई था आप भी मेडिकल, तो आप क्यों नहीं गए? मेरिट आपके कितना नंबर था? 1100 में से आप क्यों नहीं गए? तो शौक नहीं था? नहीं, शौक कौन से वाला शौक? ये वाला शौक के ये वाला शौक? ये हाँ, तो फिर क्या प्री मेडिकल क्यों किया? घर वालों के कहने पे। तो क्या हिसाब, कितने नंबर है? नंबर फिर भी तूने 150-200 मार ही लिए उन्हें। ये देखो, शौक नहीं था तो ये हालात थे। शौक होता तो भाई ने तो 1200 से भी आगे निकल जाना था। तो सर इसके बावजूद आपने वो नहीं दिया, क्या एमडी कैट कहते हैं, नहीं दिया? दे देते हो जाता, हो सकता पास हो जाता। चलें, अल्लाह खैर करेगा। चलें जी, नोट कर लिया। अब आइए इनकी तारीफें पढ़ते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर, द टैक्स ईयर शेल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। क्या यही लिखा है वहां पे? 12 महीने का होगा, एंडिंग ऑन 30 जून। ठीक है, यही दो खसूसियात है। तो 12 महीने का टैक्स पीरियड जो कि 30 जून को खत्म होगा, शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच 30 जून फॉल्स। तो सर डिनोटेड को भी देख लेते हैं, वैसे मैंने आपको बता दिया हुआ है लेकिन देख लेते हैं। वो कहता है कि 12 महीने का टैक्स पीरियड जो कि 30 जून को खत्म हो रहा है वो नॉर्मल टैक्स ईयर है। और इसको आज के बाद डिनोट किससे किया जाएगा? उस कैलेंडर ईयर से जिसमें 30 जून फॉल कर रही है। यह बात आपको मैंने बताई थी। सर आपके सामने साल बना हुआ है 1 जुलाई 23 से 30 जून 24, ऐसे ही है। ये किस कैलेंडर ईयर में खत्म हो रहा है? तो इसका कौन सा टैक्स ईयर होगा? 24, टैक्स ईयर 24। तो डिनोट किससे करते हैं? 30 जून जिस साल में फॉल कर रही है वही इसका टैक्स ईयर है। ये बड़ी ही आसान बात है, ये मुश्किल बात नहीं है। आइए स्पेशल टैक्स ईयर की डेफिनेशन देखते हैं। वेयर अ पर्सन इज अलाउड। सर अलाउड से क्या मुराद है यहां पे? देखिए, बाय डिफॉल्ट ना नॉर्मल टैक्स ईयर ही होता है, लेकिन अगर आप कोई इजाजत लेना, इजाजत का ये प्रोसीजर, सर ये देखें सारा नीचे लिखा हुआ है, ये सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है। आपको स्पेशल टैक्स ईयर के लिए ना इजाजत लेनी पड़ती है। तो अगर आपको इजाजत मिल गई, अगर आपको अलाउ कर दिया गया किस चीज का? टू यूज अ 12 मंथ्स पीरियड डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर, कि आप 12 महीने का पीरियड इस्तेमाल करें जो कि नॉर्मल टैक्स ईयर से मुख्तलिफ हो। तो सर आपको दो खसूसियात इसलिए लिखवाई गई थी कि 12 महीने का और 30 जून के अलावा कभी भी खत्म हो जाए। सर वो ये लिखा हुआ है कि सर 12 महीने का पीरियड होगा, पहली खसूसियत पूरी हो गई, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर। सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर से डिफरेंट कब होगा? तभी होगा ना जब 30 जून के अलावा कहीं पर खत्म होगा, ऐसे ही है। तो इसीलिए इसकी दो ही खसूसियात हैं, 12 महीने का और 30 जून के अलावा किसी भी डेट पे खत्म होगा। सच पीरियड शेल बी दैट पर्सन्स टैक्स ईयर। फिर ये जो 12 महीने होंगे ये उस शख्स का टैक्स ईयर होगा और आज के बाद इसको स्पेशल टैक्स ईयर कहा जाएगा। ठीक हो गया? ओके। अच्छा, अगली बात, एंड शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स। वो ये कहता है कि इसको डिनोट किससे किया जाएगा? पता नहीं क्या कह रहे हैं, कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर फॉल। ये क्या कहानी है? कोई इसका तर्जमा कर सकता है? आखिरी डेट आएगी। चलें, आपके सामने लिखा हुआ है 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 26। ये कौन सा टैक्स ईयर है? ओह, टैक्स ईयर कौन सा? डिनोट कैसे करेंगे? 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26, ये टैक्स ईयर 26 है। ओके, चले एक और मिसाल। आपका टैक्स ईयर है 1 जनवरी 25 से लेके 31 दिसंबर 25। पहले तो ये बताइए नॉर्मल है स्पेशल है? स्पेशल है। ये कौन सा टैक्स ईयर है? 26।
27 हो जा, कोई 25 कह रहा है, कोई 26 कह रहा है, कोई 27 कह रहा है। अच्छा, एक और मिसाल, आपका टैक्स ईयर है जी 1 अक्टूबर 2021 से लेके 30 सितंबर 2022। नॉर्मल स्पेशल? स्पेशल। कौन सा टैक्स ईयर है? 22। टैक्स ईयर 22। सब गलत कह रहे हैं, सब गलत कह रहे हैं। अभी बात करते हैं। वो कहता है shall be denoted by the calendar year relevant to normal tax year in which the closing date of the special tax year falls। उल्टा पढ़ते हैं। क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स। सर, क्लोजिंग डेट ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर क्या 31 मार्च है? ओके, क्लोजिंग स्पेशल टैक्स ईयर 31 मार्च। रेलिवेंट टू नॉर्मल टैक्स ईयर, सर जी ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है? ये तारीख ना शायद इस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है। ऐसे ही है? ऐसे ही है। ओके, डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर। ये कैलेंडर ईयर कौन सा है? इसीलिए ये टैक्स ईयर 26 है। अब सुने इसका तर्जमा। स्पेशल टैक्स ईयर की आखिरी तारीख, स्पेशल टैक्स ईयर की आखिरी तारीख जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, स्पेशल टैक्स ईयर की आखिरी तारीख जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, उस नॉर्मल टैक्स ईयर का जो कैलेंडर ईयर होगा वो ही इसका टैक्स ईयर होगा। ओके, स्पेशल टैक्स ईयर की, ये लिख लें, वैसे मेरा मशवरा है, सी बात है। स्पेशल टैक्स ईयर की आखिरी तारीख, स्पेशल टैक्स ईयर की आखिरी तारीख जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, स्पेशल टैक्स ईयर की आखिरी तारीख जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, उस नॉर्मल टैक्स ईयर का, उस नॉर्मल टैक्स ईयर का जो कैलेंडर ईयर होगा, उस नॉर्मल टैक्स ईयर का जो कैलेंडर ईयर होगा वो ही इसका टैक्स ईयर होगा, वो ही इसका टैक्स ईयर होगा। तो आपने लिखा होगा कि स्पेशल टैक्स ईयर की आखिरी तारीख जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, उस नॉर्मल टैक्स ईयर का जो कैलेंडर ईयर होगा वो ही इस स्पेशल टैक्स ईयर का टैक्स ईयर होगा। अब ये बात ना जरा यहां पे लागू करके देखते हैं। ये देखें, स्पेशल टैक्स ईयर है, इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है, ऐसे ही है। स्पेशल टैक्स ईयर की आखिरी तारीख किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है? शायद इसमें फॉल कर रही है। तो इस नॉर्मल टैक्स ईयर का कैलेंडर ईयर 2026 है, तो ये टैक्स ईयर 2026 है। बात समझ आई? यही असूल अब यहां पे लगाते हैं। स्पेशल टैक्स ईयर की आखिरी तारीख किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है? शायद 1 जुलाई 22 से 30 जून 23। तो इस नॉर्मल टैक्स ईयर का कैलेंडर ईयर 23 है, तो सर ये टैक्स ईयर 23 है। वो कौन सा टैक्स ईयर है? वो तो लिखा ही हुआ है 26, बोर्ड पे लिखा ही हुआ है 26। ठीक है, ओके ब्रो। मिसाल लिखें, मिसाल लिखें। ये देखें, मैं एक मिसाल बनाता हूं। 1 अक्टूबर 2006 से लेके 30 सितंबर 2007 कौन सा टैक्स ईयर है? 1 अक्टूबर 6 से 30 सितंबर 7। हाँ जी, 2008। कैसे पता किया आपने? ये 1 जुलाई 7 से 30 जून 8 में फॉल कर रहा है, तो 30 जून 8 2008। और मिसाल लें, ये देखें, ओके, 1 अगस्त 2003 से लेकर 31 जुलाई 2004। जी, कौन सा टैक्स ईयर है? ये 2005 है। 2005 है। कैसे निकाला? ये किस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है? 1 जुलाई 4 से 30 जून 5 में, तो टैक्स ईयर 5।
कुछ मोटर चलनी शुरू हुई। मुश्किल काम है आसान काम है? आसान काम है। किसी को मुश्किल लग रहा हो, किसी एक को भी मुश्किल लग रहा हो, कोई मेरे जैसा हो जिसको ऐसी बातें समझ ना आती हो, चले हो सकता है कोई ऑनलाइन बैठा हो, उसके लिए बता देता हूं। इसके बाद कौन सी 30 जून आ रही है? टैक्स ईयर 26 आई है। इसके बाद कौन सी 30 जून आ रही है? टैक्स ईयर 23 आई है। इसके बाद कौन सी 30 जून आ रही है? टैक्स ईयर 8 आई है। इसके बाद कौन सी 30 जून आ रही है? तो टैक्स ईयर 5 आई। ये है मेरे जैसों के लिए जिनको समझ नहीं आती, जिनके नंबर होते हैं 350 पौने 400। आप तो माशाल्लाह 1100 वाले हैं, आप तो ऐसी बात नहीं करेंगे, आप तो कहेंगे नहीं सर नहीं। स्पेशल टैक्स ईयर की आखिरी तारीख जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है उसका कैलेंडर निकालूंगा या निकालूंगी और फिर बताऊंगा या बताऊंगी कि ये टैक्स ईयर कौन सा है। ये ऐसी बात है ना, आप अपने पास ही रखें, हमें ना बताया करें कि इसके बाद कौन सी 30 जून आ रही है और वही टैक्स ईयर है। आसान जुगाड़े हैं। सॉरी सर, हम तो एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, हम एक जुगाड़ू अकाउंटेंट नहीं बनने वाले। ठीक होगी बात? ओके। सवाल किसी का कोई सवाल? गुजारिश है कि ये 4 जरा जल्दी से कर दें। अब पहले सोल्यूशन देखेंगे तसल्ली से, जवाब देखेंगे तसल्ली से, फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे। जरा 2 मिनट लगाएं, जल्दी से बताएं स्पेशल टैक्स ईयर है या नॉर्मल है, और उसका टैक्स ईयर भी बता दें। जी सर, ऑल ओके? जिंदगी चल रही है कि रुक सी गई है? जी ऑल ओके? चलें, जबरदस्त हो गया।
अच्छा बताएं, ये होंडा एटलस कार्स ये क्या है, स्पेशल है नॉर्मल है? रोगनी, रोगनी ना। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो कैसे पता लगा? अच्छा, एसेंस आपका नॉर्मल है स्पेशल है? ओके, टेक्सचर कौन सा है? अच्छा, 11 होता है कि 11 होता है? 11 कि 11? अच्छा 11 होता है। वो कुछ लोग कहते हैं 11, टेक्सचर 11 है इसका, गलत कहते हैं कि 11 वाले गलत कहते हैं? 11 वाले गलत कहते हैं। GEF फॉर्म, नॉर्मल स्पेशल? स्पेशल। कौन सा टेक्सचर है? कैसे पता लगा? कैसे कैसे पता लगा? अगला जून है जुगाड़े, अगला जून 11 है तो 30 जून 11। ABC कंपनी स्पेशल। कौन सा टेक्सचर है? ओके, एजाज भाई 2 मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज, आप मेरे साथों से 1-8 मिनट गुफ्तगू करें। अच्छा जी, अब सर बारी आती है जरा एक छोटे से कॉन्सेप्ट की। देखिए, एक होता है अकेला इंसान, जैसे कि आप लोग हैं ना फॉरएवर अलोन। एक होते हैं ग्रुप ऑफ पीपल। हमारे कानून में इंडिविजुअल के लिए ना, या किसी एक इंडिविजुअल तो नहीं कहना चाहिए, इसमें एओपी भी आ जाती है, कंपनी भी आ जाती है। एक कंपनी हो, एक एओपी हो या एक इंडिविजुअल हो तो उसे पर्सन कहा गया कि ये पर्सन है। मिसाल के तौर पे होंडा का इशू था कि मेरा साल चेंज करें, तो एक पर्सन को मसला है ना, सबको तो मसला नहीं है। क्या ख्याल है? आप में से एक को मसला है कि जी पाकिस्तान इतना अच्छा मुल्क नहीं है, वो एक का मसला है ना, बाकियों का बाकियों को तो बड़ा अच्छा लगता है। एक कॉलेज को मसला है जी मेरा टैक्स ईयर चेंज कर दें, सब कॉलेजेस को तो इशू नहीं ना है। एक बैंक को मसला है उसका टैक्स ईयर चेंज कर दें, सब बैंकों को तो नहीं ना है। कुछ बात समझ आ रही है? सर जहां पे सिर्फ एक बंदे को मसला हो ना, तो उसे कहते हैं पर्सन को मसला है। हाँ, अगर सारे ही तालीमी इदारे उठ के खड़े हो जाएं, सर जी आपने हम सबका टैक्स ईयर यकम जुलाई से 30 जून रखा हुआ है, और सर जी अगस्त में तो अटेम्प्ट होती है कैफ की, जून में तो कोर्स खत्म हो रहा होता है, मारा मारी चल रही होती है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता। सर ये सब सीए कॉलेजेस का मसला है। सर हम सबका ही टैक्स ईयर उठा के ना 30 सितंबर पे ले जाएं, यकम अक्टूबर से 30 सितंबर। ये मसला अब एक पर्सन का नहीं है, बल्कि ये मसला क्लास ऑफ पर्संस का है। तो इसका मतलब है दो बातें मुझे यहां पे समझ आती हैं कि एक होता है पर्सन और एक होता है क्लास ऑफ पर्संस। इसमें ज्यादा लोग आ जाते हैं, यानी उस सेक्टर के, उस बरादरी के सब लोग, सबको ही मसला है भाई, सबको ही मसला है, फुफ्फोस है, सबको ही मसला है, क्लास ऑफ पर्संस। और अगर किसी एक को मसला हो तो इसे कहते हैं पर्सन। ओके, ये बात समझ आ गई? एक और कॉन्सेप्ट, एफबीआर में सर हिरार्की चल कैसे रही होती है? हिरार्की कहते हैं कि डेजिग्नेशंस किस तरह से ऊपर नीचे आ रहे होते हैं। सबसे ऊपर ना होता है बोर्ड, बोर्ड के बाद आता है चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर के बाद कमिश्नर, फिर एडिशनल कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर, फिर असिस्टेंट कमिश्नर, और फिर नीचे ऑफिसर, इंस्पेक्टर, इस तरह के लोग होते हैं। सर अगर तमाम बरादरी को मसला है ना, सब बैंकों को ही मसला है जी हमारा टैक्स ईयर चेंज करें, ये लोग जाएंगे बोर्ड के पास, ये लोग जाएंगे बोर्ड के पास, हम सबका टैक्स ईयर चेंज करें, हम इकट्ठे होके आ गए। ओके, अगर किसी एक को मसला है ना, वो जाएगा कमिश्नर के पास। ठीक है जी, वो सही है, वो सही है कि नहीं? ठीक है, तो अगर तमाम लोगों को मसला है तो जाएंगे बोर्ड के पास, और अगर किसी एक को मसला है तो जाएगा कमिश्नर के पास। अगर पूरी क्लास को ही मेरे से मसला है तो आप जाएंगे कॉलेज के बोर्ड के पास, जो भी होगा। और अगर सिर्फ एक बंदे को मसला है वो फिर मेरे पास ही आ जाएगा, सर मुझे आपसे मसला है, तो मैं उसको कहूंगा मुझे भी तुमसे मसला है। ओके, सब अच्छा है? तो सर ये मेथड यहां पे लिखा हुआ है कि इफ यू वांट टू चेंज योर टैक्स ईयर तो क्या करना है? द बोर्ड इन द केस ऑफ क्लास ऑफ पर्संस हैविंग अ स्पेशल टैक्स ईयर,
ये सर बात हो रही है क्लास ऑफ पर्संस की। इस सूरत में क्या होगा जी, बोर्ड करेगा हैविंग अ स्पेशल टैक्स ईयर मे परमिट, ऑफिशियल गैजेट को छोड़े अभी, टू यूज अ नॉर्मल टैक्स ईयर। तो जो स्पेशल टैक्स ईयर यूज कर रहे हैं ना, उसको कहा जा सकता है कि नॉर्मल यूज कर लो, और अगर क्लास ऑफ पर्संस का नॉर्मल टैक्स ईयर है ना, उनको कहा जा सकता है स्पेशल कर लो। इसका मतलब है नॉर्मल से स्पेशल भी आया जा सकता है और स्पेशल से नॉर्मल पे भी जाया जा सकता है। बात समझ आ गई? दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन यह बात होगी थ्रू ऑफिशियल गैजेट। देखें सर, पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे 61 बैंक हैं जो काम कर रहे हैं, 61 बैंक हैं पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे काम कर रहे हैं। इन सब को ही मसला है, ये सारे उठ के बोर्ड के पास चले गए और बोर्ड को कह दिया कि सर जी हमारा टैक्स ईयर चेंज करें, इसको ना जनवरी से दिसंबर कर दें। अब 61 नोटिसेस निकालेगा, 61 इजाजतनामे निकालेगा हुकूमत, उसके लिए ये मुश्किल काम है। उसके लिए आसान काम ये है कि वो कानून में एक अमेंडमेंट कर दे कि आज से तमाम बैंकों का टैक्स ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर है, खत्म हुई बात। अब सारी इमाम उठ के चले जाए हुकूमत के पास कि जी, अब मिसाल के तौर पे अगर हुकूमत अनाउंस करे कि जी 18 साल से कम उम्र के लोगों को पेट्रोल फ्री, अब सारे 18 साल से, कोई 8 करोड़ लोग हैं वो पहुंच गए हुकूमत के पास, हम 18 साल से, अब क्या हुकूमत सबको इजाजतनामे बांटे, ये लो तुम्हारा इजाजतनामा, ये लो तुम्हारा इजाजत? नहीं सर, नहीं। हुकूमत कानून में बस एक अमेंडमेंट कर देगी, 18 साल से कम जो भी है फ्री पेट्रोल। हर एक को कागज इजाजतनामे का नहीं देती फिरेगी वो। मुश्किल है ना। ये जो काम होता है ना वन टाइम, इसको कहते हैं ऑफिशियल गैजेट। कि हुकूमत बस गैजेट होता है वो हर 6-8 महीने बाद निकलता है, या आप समझ लें बजट जो आता है ना हर साल, उसमें हुकूमत ये डाल देगी कि आज से बैंक्स का टैक्स ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, खत्म। अलग अलग इजाजतनामा देने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात सबको समझ आ गई? ऑल ओके? सब अच्छा है? चले जी। अब ये ना कुछ प्रैक्टिकल मिसालें आपके सामने लिखी गई हैं कि पाकिस्तान में जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना, इनका टैक्स ईयर ना अक्टूबर से सितंबर है। इनका ना कोई शुगर क्रशिंग का कोई होता है हिसाब किताब, तो इस हिसाब से उन्होंने ये किया होता है। और जितनी भी इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनीज है ना, इनका टैक्स ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर है। सर यहां तक अगर कोई सवाल है तो बताइए। देखिए नॉर्मली सबके लिए होता है ये, एक भी बंदा मुकर जाए ना तो फिर वो क्लास ऑफ पर्सन नहीं होती। क्योंकि देखें, जो कंपनीज शुगर मैन्युफैक्चर कर रही हैं, मिसाल के तौर पे 200 है पाकिस्तान में, 200 की 200 जाएंगी ना, फिर क्लास ऑफ पर्सन होगा। अगर 190 जा रही हैं, 10 नहीं जा रही हैं, तो फिर मसला है, फिर मसला है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। इतने ये सब लोग ना इकट्ठे मिल बांट के चलते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जी आधे चले गए आधे नहीं गए, नहीं, ऐसे नहीं करते। ये जाते हैं तो सारे ही जाते हैं, इनके ना मुश्तरका इनके मफादात होते हैं, तो इसलिए ना ये मिलके ही करते हैं जो कुछ करते हैं। ठीक है, सब मिले हुए हैं। सुना है कभी ये जुमला? ओके। आज क्लास लेट शुरू हुई है ना थोड़ी सी, वैसे तो रोज ही लेट शुरू होती है, आज कुछ ज़्यादा ही लेट शुरू हुई है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको एक पर्सन का टैक्स ईयर चेंज करने का प्रोसीजर बताऊं, हम ना ज़रा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर पढ़ लेते हैं। ये देखें, ये ज़रा अगले सफ़े के टॉप पे पॉइंट नंबर 9 है, इधर आ जाए। भाई साहब कहते हैं कि जी वेयर द टैक्स ईयर ऑफ ए पर्सन चेंजेस, अगर किसी भी शख्स का टैक्स ईयर चेंज होगा। सर हमारी मिसाल पे वहां देखें, क्या हम जून से मार्च वाले टैक्स ईयर पे आ गए? द पीरियड बिटवीन, जो दौरानिया होता है ना, दौरानिया किसके बीच का दौरानिया? द एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज। ये देखें सर, चेंज से पहले टैक्स ईयर ये था, ये इसका एंड। वो कहता है चेंज से पहले जो साल था ना, चेंज से पहले जो साल था उसका एंड, एंड द डेट ऑन विच द चेंज्ड टैक्स ईयर कमेंसेस, वो तारीख जिसमें बदला हुआ साल शुरू होता है। सर क्या इसकी बात नहीं कर रहा? यानी चेंज होने से पहले वाले साल का एंड और बदले हुए साल का आगाज, इसके दरमियान जो पीरियड होता है ना, ये इसको कह रहा है ट्रांजिशनल। शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट टैक्स ईयर टू बी नोन एज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। मेरा में आसान बात थी, अगर फिर भी कोई मसला है तो बताइए। तो बदलने से पहले, सॉरी हाँ, बदलने से पहले वाला जो साल है उसका एंड,
और जो साल हो गया है उसका शुरू, इसके जो बीच का समय होगा इसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहा जाएगा। ठीक हो गया सर? परेशान लग रहे हैं आज, क्या था हो गया टैक्स से कि मुश्किल हो गया टैक्स? कौन सा सब्जेक्ट है? हाँ बड़ा, लेकिन आप टैक्स कैलकुलेशन करने आएंगे शुरू, उसके लिए ज़रा है भी थोड़ा सा टाइम। इंशाल्लाह कोई 25 के लेक्चर, 25 लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आप टैक्स कैलकुलेट करने जोगे हो जाएंगे, तो कम से कम तनख्वाहदार बंदे का टैक्स आप कैलकुलेट कर लेंगे। घेरना शुरू कर दीजिएगा, 100 रुपया रिटर्न, 150 रुपया। हाँ तो ठीक है ना सर, अगर आप 100 लोगों के भी करेंगे 200 रुपया तो 20,000 बन जाएगा। आपने क्या करना 20,000 का? आपके कौन से खर्चे हैं? के हैं खर्चे आप लोगों के? खर्चे हैं, कौन से खर्चे हैं मेरे भाई के? होस्ट, ओ वो तो चलो ठीक है ना, वो तो है हॉस्टल फीस, वो तो चलो है, उसके अलावा क्या खर्चे हैं? घूमने फिरने के, ये शौक ख्वाहिशात, ये मेरा महीने का खर्चा ना, बस इतना है। सही कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये अब थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, शायद ये 20 पे चला जाए। नहीं सर, इसी के अंदर है, इसी के अंदर है। मैंने इसलिए महंगा कर दिया कि पेट्रोल महंगा हो गया। देखिए मेरा 2500 महीने का फोन का बिल आता है, बाकी 15-16 हज़ार रुपया आप कह लें जो कि गाड़ी का पेट्रोल है, बस इसके अलावा मेरा कोई खर्चा नहीं। ना कोई मैंने फ़ोन ख़रीदने हैं, ना मैंने कहीं जाना है, ना मुझे कोई कपड़े ख़रीदने का शौक़ है, ना मुझे कोई जूते ख़रीदने का शौक़ है। ठीक है, बाकी जो खर्चा है वो घर वालों का है। घर वालों के लिए खाना आता है, मैं भी खा लेता हूँ। घर वालों के लिए एसी चलता है, मैं भी सो जाता हूँ। मतलब मेरा तो नहीं ना है, मेरी ज़ात से थोड़ी है वो तो एक मुश्तरका खर्चा है जो सबके लिए है, तो चलो मेरे लिए भी है। कोई कभी ऐसा नहीं हुआ कि जी मैं अकेला किसी मैकडॉनल्ड्स KFC में जाकर अकेला बैठ के खा रहा हूँ, नहीं सर। दोस्ती है, दोस्तियां हैं, लेकिन उसमें भी वो ऐसा नहीं है कि जी कोई बहुत ज़्यादा कभी कभार हुआ। चाहे जैसे कल इकट्ठे हुए थे दोस्त, तो चाय पी ली, वो भी किसी एक दोस्त ने पिला दी। हमारे यहाँ आपको पता ना, वो पैसों का तो कोई मसला होता ही नहीं है, कोई भी दे दे एक ही बात होती है, कोई कुछ नहीं कहता। तो सर आपके कौन से खर्चे हैं यार? घूमना फिरना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि इतने पैसे अगर आप कमा रहे हैं तो वो जा किधर रहे हैं? छीन लिए जाते हैं। एजाज भाई ये जुमला काट दीजिएगा वरना बड़ा रिस्क है, बाहर भी सोना पड़ सकता है। ठीक है जी। ओ मेरे ख्याल में अब इस चीज़ को ना कल पे रखते हैं, क्योंकि ये पूरी बात ना अगले कोई 10-12 मिनट में होने वाली नहीं है। इस पे मुझे कोई 20-22 मिनट लग जाएंगे, तो कल इंशाल्लाह देखते हैं इसे। ठीक है जी, चलें। ओके, अल्लाह हाफिज़। आपकी ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आप लोग